गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रॉफिट लॉस पर। तो आज हम बात करने वाले भाई हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सुदीप फार्मा लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो इस आईपीओ का फुल एनालिसिस, ठीक है, फुल एनालिसिस जीएमपी क्या चल रहा है एंड फाइनेंशियल्स क्या है एंड क्या मैं अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चूंकि मैं बात कर लूँ आईपीओ के मेन मेन कौन सी लाइक डेट्स क्या है, प्राइस बैंड क्या है, लॉट साइज क्या है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो ये देखो, फॉर इसकी स्टार्टिंग डेट है 21 नवंबर, जो कि 25 नवंबर एंड होगी। और आपको इसमें अप्लाई करना है तो 25 नवंबर के दिन भाई 4:50 के पहले आप अप्लाई कर देना। ठीक है, 4:50 के पहले कोई भी आईपीओ में अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। ठीक, उसके बाद प्राइस बैंड की बात करें तो 563 से लेकर 593 पर शेयर का प्राइस है। लॉट साइज 25 शेयर्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए 14,825 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इशू साइज की बात करें तो 895 करोड़, इसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी। ऑफर फॉर सेल होता है सपोज जो प्रमोटर्स ओनर्स जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनके पास सपोज 100% इक्विटी, अब वो 20% इक्विटी बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वो 20% इक्विटी लोगों में सेल कर देंगे और उसके बदले जो पैसा आएगा वो खुद रखेंगे। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ठीक है, इसकी लिस्टिंग है वो बीएससी एंड एनएससी में होगी। ठीक, उसके बाद कंपनी कौन है, क्या करती है, ये सारा कुछ जानेंगे। कोर बिजनेस एक फार्मास्यूटिकल एक्सिप्शंस और मिनरल एक्टिव्स बनाती है। ठीक है, जैसे उसका इस्तेमाल जो कि दवाई में होता है और फूड सप्लीमेंट्स में होता है, जैसे आप बोल सकते हो लाइक कैल्शियम, जिंक, आयरन वायरन, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। उसके बाद प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसमें इनके पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स है, जैसे कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके पास है और जो भी मिनरल इंग्रेडिएंट्स है वो सारी ये चीज़ बनाते हैं। उसका ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 50 से ज़्यादा देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है और यहाँ पे इनकी जो क्लाइंट्स है लाइक फाइजर और मैनकाइंड है। ठीक है, ऐसे इनके पास 11 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की बात करें तो गुजरात में इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो यूएसएफडीए एंड डब्ल्यूएचओ से सर्टिफाइड है। ठीक है, जो कि इनकी हाई क्वालिटी को दिखाता है। उसके बाद फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, कंपनी के फाइनेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू के बारे में देखते हैं, सेल्स कितनी हुई। तो 2020 में जो इनकी थी वो 123 करोड़ का रेवेन्यू है। उसके बाद 21 में 215 करोड़ का है, 2022 में 343 करोड़ का है एंड 2024 में 459 करोड़ एंड 2025 में 502 करोड़। उसके बाद हम आ जाएंगे भाई नेट प्रॉफिट पे कि कंपनी क्या नेट प्रॉफिट कर रही है एंड और। तो 2020 की बात करें तो 18 करोड़ है, उसके बाद 33 करोड़ 2021 में, 2022 में 50 एंड 2024 में 133 एंड 2025 में 139। तो आप 2020 से 21, 22, 24 तक देखोगे तो लगभग ऑन एवरेज 50% का ग्रो है। ठीक है, 18 से 33, 33 से 50, 50 से 133, ये लगभग आपका 65% है। एवरेज आप 50% मान लो, बट 2024 से 25 में 139 हुआ है, मतलब 6 करोड़ बढ़ा है बस। तो ये थोड़ा ही देखने वाली चीज़ है। उसके बाद ये फाइनेंसेस हो गए। अब हम बात करेंगे भाई आईपीओ का जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले तो कैपेक्स कैपेसिटी एक्सपांशन, जो भी कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा उससे न्यू न्यू मशीन्स वगैरह खरीदेंगे। उसके बाद फैसिलिटी अपग्रेड में क्या होगा कि जो भी मशीन्स है उनको इन्हांस करने का काम, जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह उनको बढ़ाने। जैसे अभी अगर 100 केजीज फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 100 केजीज बना रही है तो उसको और अपग्रेड करेंगे ताकि 200 केजीज इतना बनाए। ठीक है, तो ये था आईपीओ का जो मुख्य हिस्सा है 800 करोड़, ये सीधा प्रमोटर के पास जाएगा, जो भी ओनर्स है सीधा इनके पास जाएगा, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल वाली चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। बाकी फिर 895 करोड़ के आसपास इनका आईपीओ पैसा रेज करेगा, तो उसमें 95 कैपेक्स और ये फैसिलिटी अपग्रेड ये सब चीज़ों में जाएगा। ठीक, उसके बाद हम स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग हिस्ट्री है भाई, कंपनी कम से कम 3 दशक से काम कर रही है 1989 से। आप बोल सकते हो लाइक इनको 3 डिकेट्स का एक्सपीरियंस है अभी तक के। ठीक, उसके बाद वडोदरा में इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें लगभग इनका 65,000 मैट्रिक टन ऑर्डर्स जो है पूरा करने में इनकी सक्षम है, मतलब इनकी मैट्रिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये चीज़ है। उसके बाद इनकी बस खुद की R&D टीम है, जो कि फार्मा और फूड इंडस्ट्री के लिए 100 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद हम देख लें बिग प्लेयर क्लाइंट्स है, जैसे फाइजर, डेनॉन हो गया। उसके बाद मैनकाइंड और 1100 प्लस ऐसे इनके पास क्लाइंट्स है। ठीक, उसके बाद मैं रिस्क की बात करूँ तो इनका जो बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का वो सिर्फ गिने चुने बड़े क्लाइंट से आता है। अगर उन्होंने ऑर्डर कम दिए तो इनके कमाई पे सीधा असर पड़ेगा। उसके बाद इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है सिर्फ गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में अगर वहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई ऐसी लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन में दिक्कत आती है तो पूरा ठप हो जाएगा। तो ये इनकी कुछ रिस्क पॉइंट्स है। और बिजनेस का जो बड़ा हिस्सा है वो एक्सपोर्ट से आता है, फॉरेन से आता है बड़ा हिस्सा। ठीक है, इसलिए विदेशी करेंसी के रेट या उनके ट्रेड पॉलिसी में अगर कुछ बदलाव हुआ तो उससे मुनाफे में सीधा असर पड़ सकता है, जैसे अभी ट्रम्प ने टैरिफ वाला सीन किया था। तो वो सारी चीज़ें।
उसके बाद इनकी कमाई जो है पूरी तरह से फार्मा और फूड इंडस्ट्री से आती है, बाकी ये 2 ही सेक्टर में काम करते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे मार्केट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार। जो आईपीओ है, आईपीओ का जो जीएमपी है वो क्या है ना, ठीक है। तो जीएमपी की बात करें भाई 19 नवंबर को 15% था, फिर थोड़ा बढ़ा है 20 नवंबर को 21%, फिर 21 को कम हुआ 19% आया, फिर 22 को 18% पे। तो अभी जो करंट रेट ये है 18% पे चल रहा है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन की बात कर लूँ तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है उनके 0.09 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 3.01 टाइम्स, और जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारे उन्होंने 1.53 टाइम्स सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो ये थे कुछ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ओवरऑल आप मान लो 1.43 टाइम्स है, ठीक है। ओवरऑल 1.43 टाइम्स है। और उसके बाद जो जीएमपी है उसके बाद तो फाइनल हमको क्या करना चाहिए भाई, सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अ, बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है वो क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं मौजूद, क्योंकि जो इनका जो भी जीएमपी है वो 18 से 20% है, जो कि मजबूत गेम दिखा रहा है, और शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब लोग बोल रहे हैं 30+ ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, प्लस यूएसएफडी प्लांट्स रजिस्टर्ड है, जो कि इसको और भी मजबूत बनाते हैं, ठीक। उसके बाद ब्रोकरेज हाउस इसे लंबी अवधि के लिए बेहतर मान रहे हैं, ठीक है, बेहतर मान रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ने हाल में ही जो फॉरेन जो इनके पार्टनर्स थे उनसे हिस्सेदारी बाय बैक करी है, ठीक है, जो कि इनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। अगर भाई ओनर ओनर वापस अपनी जो भी उनकी जो हिस्सेदारी है, जो भी उनकी पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी अगर वो वापस ले रहे बाय बैक कर रहे हैं, तो इससे एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि जो भी प्रमोटर है उसको अपने बिजनेस पे पूरा भरोसा है। उसके बाद अगर वैल्यूएशन अगर सही हुआ तो पोर्टफोलियो में ये रखने लायक शेयर है, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको भी आईपीओ में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, और जो भी अब इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।